हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है पर्यायवाची का। तो सभी को पहले तो गुड इवनिंग। एंड कल आपका टेस्ट होगा पर्यायवाची और विलोम शब्द का, तो उसकी वीडियो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लो। कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि साथ के साथ लिख लिख के आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा करो। तो क्योंकि एक ट्रिक भी होती है थोड़ी बहुत मात्राओं की, और साथ में खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो पर्यायवाची जैसे कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इनके जैसे अर्थ के बहुत सारे और भी शब्द हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची। जैसे कि देवता, देवता को और क्या कह सकते हैं हम, जैसे पहले के 2 अक्षर हैं, ये देखो यहाँ से निकाल लिया देव, एक तो हम कह सकते हैं देव, ठीक है। फिर जो देवता कौन होते हैं, जो कभी मरते नहीं है, तो जो मरता नहीं है तो वो कौन होता है, अमर। और एक इसका हो सकता है सुर, हम सुनते हैं सुर असुर, तो वो देवता के लिए सुर होता है, असुर होता है वो राक्षसों के लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि सुर किसको कहते हैं, देवता को। फिर सेकंड नंबर पे है ध्वजा, ध्वज है सेकंड नंबर का। तो ध्वज का मतलब होता है झंडा, लेकिन सबसे पहले हम ध्वज को ध्वजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सेम टू सेम ले सकते हैं, ध्वज का ध्वज लिख दिया और इसको एक मात्रा लगानी है सिर्फ, ध्वज से क्या बन गया, ध्वजा। सेकंड होगा आपका इसको और क्या कह सकते हैं, एक होता है पताका। अब आपको पता है कि अगर हम झंडा फहराएंगे, तो झंडा अगर फहराते हैं भारत का या जिसका, तो झंडा जब भी फहराया जाता है तो कोई हम लोग पटाखे चलाते हैं, है ना, पटाखा। तो पटाखा लिखते हैं ना, अब इस टा को यहाँ ता बना दो आप, पताका, ठीक है। अरे यार, या फिर इसको झंडा तो बोलते ही हैं, अभी 26 जनवरी पे अपन फहराएंगे भी झंडा, ठीक है। अब आपको याद हो जाएगा देवता का देव, अमर और सुर, ध्वज का ध्वजा, सेम टू सेम लिखना है और आग की मात्रा लगानी है। पताका, पटाखे छोड़ते हैं अगर झंडा फहराएंगे या ध्वजा फहराएंगे तो पताका से आप याद रख लेना, पताका, ठीक है। और झंडा तो होता ही है, सबको पता है। थर्ड नंबर है तालाब, तालाब। तालाब का पहला पर्यायवाची इसी में से निकल जाएगा, देखो ताल कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा, तालाब तो कह दिया। एक होता है सरोवर, और एक इजी सा देखो, इसी सरोवर में से एक और निकल जाएगा सर, ठीक है। तालाब, ताल में से निकल गया ताल, और एक होता है सरोवर, सर आपको 2 लिखने होंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो आप दो आपको इजी लगे, मैं 3 इसलिए करवा रही हूँ, तो आपको कई बार कोई भी याद रह सकता है, लेकिन अगर इनमें से अगर आपको ये और ये इजी लगे तो आप ये 2 याद कर रख सकते हो, ताल और सर, ठीक है। फिर है चौथे नंबर का जल। जल का पर्यायवाची क्या होता है, जल का पर्यायवाची एक तो होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, ठीक है, पानी को कहते हैं। और किसको कहते हैं, नीर को कहते हैं, ठीक है। नीर के बाद में तोय, ठीक है। ये पानी के पर्यायवाची तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अम्बू, वारी, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, जो भी, एक तो पानी याद रख लो, एक नीर याद रख लो, पानी नीर, जल पानी नीर, तोय अम्बू वारी, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक होता है बादल, देखो बादल, अगर आपको पानी का पर्यायवाची याद हो जाए ना, तो आपको बादल का पर्यायवाची याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि जो भी पानी के पर्यायवाची होंगे ना, उसके सबके पीछे दै लगा दो। और दै क्या होता है, दै होता है देने वाला, देने वाला कौन होता है, बादल। बादल हमें बारिश का पानी देता है ना, दै, अगर जिसके पीछे दै लगा होगा ना, वो सारे के सारे बादल के पर्यायवाची होंगे। जैसे कि अब पानी को नहीं लेना सिर्फ,
पानी के अलावा जितने भी इन सबको ले सकते हैं। जैसे जल है तो यहाँ लिख दो जलद। द का मतलब देने वाला। कौन कौन देता है पानी? जल देने वाला। तो कौन देगा? बादल। ऐसे ही नीर तो नीरद, ठीक है। तोय है तो तोयद, बस इसके पीछे द लगाते रहना आपको। अम्बु है तो अम्बुद। वारी है तो वारी के पीछे फिर से द लगा दो, वारिद। अब इनमें से आपको दो, अगर जल के पानी के दो पर्यायवाची आपको याद रह जाते हैं ना, आप पानी के दो पर्यायवाची जल और नीर याद करो, तो उसके बाद में आपको बादल के पर्यायवाची इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे द ही लगाना है। और इसमें अगर है ना, देखो एक होता है कमल का पर्यायवाची, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कमल का मतलब क्या होता है? कमल कहाँ कहाँ जन्म लेता है? कमल पानी में जन्म लेता है। तो जय, इसके पीछे जितने भी पानी के पर्यायवाची है ना, इनके पीछे जय लगा दो तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल ही तो होता है। जैसे नीरज, तोयज, अम्बुज, जय लगाते जाओगे तो कमल का पर्यायवाची होता जाएगा। लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हम जाएंगे नहीं। तो नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का। अगला है घर। घर का पर्यायवाची। घर, घर किसे कहते हैं? आवास को। जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसे जहाँ हम वास करेंगे वहाँ क्या बोलेंगे? आवास, ठीक है। जहाँ हम वास करते हैं वो क्या होता है? आवास, और वो उसे घर का ही पर्यायवाची होता है। और उसके अलावा हम गृह कहते हैं। अब देखो, गृह बोलते हैं हम, ग्रह नहीं बोलते। ऐसे री की मात्रा लगानी है, गृह। अगर ऐसे लगा दोगे ना आप ये वाली मात्रा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नक्षत्र को कहते हैं हम, ये वाला ग्रह, तो ये तो गलत हो गया, है ना। और आपको लिखना है गृह। गृह मतलब कि घर। एक होता है सदन, सदन भी लिख सकते हो, जब जिसमें सभी सदस्य रहते हैं वो होता है सदन। भवन, भवन भी लिख सकते हो, इजी है। अब इनमें से आपको कोई दो याद रखने हैं, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको याद रहे, ठीक है। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा है, ये सही नहीं है। तो देवता, देव, अमर, सुर, ध्वज का ध्वजा, पताका झंडा, तालाब का ताल, सरोवर सर, जल का पानी नीर, तोय, अम्बु, वारी। इजी है। इनमें से आप पानी को यहाँ रख के इनको याद रखा करो, जल, नीर, तोय, अम्बु, है ना। फिर जितने भी पानी के पर्यायवाची उनके पीछे द लगा दो, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद। फिर घर का पर्यायवाची घर, घर में हम वास करते हैं, जहाँ हम वास करेंगे उसे क्या कहेंगे? आवास। घर को गृह भी बोलते हैं, गृह है। अब इसकी मात्रा का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ री ऋषि वाली मात्रा लगती है। जैसे ये री ऋषि होता है ना, ये वाला, तो ये वाली जो मात्रा ना, यहाँ वाला पार्ट इसका, ये मात्रा में यूज़ होता है, ठीक। तो गृह है, ठीक है। सदन, जहाँ पे सभी सदस्य रहते हैं। भवन, सभी घर के जो सदस्य रहते हैं उसे घर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपके ये 4 और बचते हैं। बालक, तो बालक का जो पर्यायवाची होगा ना, बालक किसको कहते हैं? एक तो देखो, बालक में ल क है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो ल क। यहाँ लिखो लड़का। कोई भी लड़का होता है उसे लड़का तो कहते ही हैं, तो जो लड़का होगा वो बालक होगा, ठीक है। यहाँ से पहले 2 अक्षरों में से बाल ले लो, बाल, बाल गोपाल ऐसे बोलते हैं ना। बाल मतलब कि लड़का ही होता है। और एक होता है शिशु, छोटे बच्चे को भी कहते हैं बालक, ठीक। फिर है बिजली। अब बिजली का पर्यायवाची कैसे याद करें? बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला। अब इस चंचला को कैसे याद करें? देखो, बिजली जो होती है ना, आसमान में चमकती है, और जब आसमान में चमकती है तो पूरे आसमान में कहीं भी चमकती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो जैसे कोई चंचल बालक होता है ना, चंचल बच्चा होता है, जो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, वो चंचल ही होगा, जो भी ऐसा कोई बच्चा होता है। तो ऐसे ही बिजली का गुण है। पर बिजली जो है स्त्रीलिंग में है, इसलिए हम इसमें चंचल नहीं लिख के चंचला लिख देते हैं, ठीक है। चंचला,
सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका, विद्युत। बिजली को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, कहते हैं विद्युत, विद्युत। और फिर है एक कहते हैं दामिनी। अब इनमें से जो भी आपको दो याद हो आप याद कर लेना अच्छे से। विद्युत को कहते हैं दामिनी। फिर है आपका पुत्र। पुत्र का मतलब सभी को पता है, एक तो होता है सुत, एक होता है बेटा, है ना, और तनया भी बोलते हैं। याद रहे तो कर लेना, बाकी सुत और बेटा तो आपको आता ही होगा, क्यों जस्ट अभी जब ये हाफ ईयरली के एग्ज़ाम थे उसमें समानार्थी शब्द थे आपके, सूत और सूत, तो वहाँ पे सुत का मतलब बेटा था, तो ये दोनों आपको याद ही होंगे। तो पुत्र का सुत, बेटा, तनय। फिर है सेवक। सेवक देखो जो आपकी सेवा करता है वो कौन होता है, नौकर। और नौकर क्या आपके आगे आगे चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, तो पीछे चलेगा, तो पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी। पीछे चलने वाले को अनुचर। अनु का मतलब होता है पीछे, चर का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है, अनुचर, ठीक है। तो ये हो गया बालक। बालक का पहले दो अक्षर से निकाल लिया, बाल, और लड़का शिशु। बिजली चंचला, विद्युत दामिनी। फिर है सुत का पुत्र, बेटा तनय। सेवक का नौकर, अनुगामी और अनुचर। तो आप इनको लिख लिख के याद कर लेना, खुद भी नोटबुक लेके बैठना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट हम अभी जस्ट करते हैं विलोम शब्द। हाँ जी, तो अब हमारे विलोम शब्द का टॉपिक है। विलोम शब्द का मतलब आपको पता ही है, जस्ट किसी भी शब्द का उल्टा जो अर्थ निकलता हो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो अब विलोम शब्द कैसे बनेंगे, उत्कृष्ट है पहला, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट को हम कैसे लिखेंगे, देखो उत को नहीं लिखना आपको, इसके जगह आपको सिर्फ क्या लिखना है, नी लिखना है, नी। उसके बाद में पूरा अक्षर लिख दो, कृष्ट, ऐसे के ऐसे, यहाँ से कृष्ट, निकृष्ट, ठीक है। ये वाला अक्षर नहीं लिखना, पहले वाला दो अक्षर नहीं लिखने, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट की जगह क्या लिखना है, नी लिखना है, उत की जगह नी लिखना है, और कृष्ट का कृष्ट पड़ा रहेगा, उत्कृष्ट, निकृष्ट। फिर है उन्नति। उन्नति में क्या करना है आपको, ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा दूर लिखना है, उन्नति। अब इसको ए बनाना है, यहाँ पे वै बनाना है, अवनति। उन्नति अवनति, उन्नति। अब ये जो न है ना ये हट जाएगा यहाँ से, ये जो न था ना आधा वाला, इसको हमने पूरा यहाँ पूरा करके वै बना दिया, ठीक है। उन्नति का अवनति। और उपकार का क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिख दो, उपकार। उपकार का उपकार लिख के इसको ए बना दो, अपकार। उपकार अपकार। उत्कृष्ट निकृष्ट, उन्नति अवनति। देखो न पूरा वाला ही आ रहा है, यहाँ पे आधा न नहीं आया, इस न को हमने पूरा बना दिया। यहाँ पे देखो ये जो न था ना, इसको ये ऐसे था, मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा बना दिया, और ये वैब कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको वै बनाना है आपको, अव बनाना है, अवनति। उन्नति को बनाना अवनति, न पूरा आएगा, देख लो कोई अक्षर आधा नहीं है, यहाँ से जो आधा न था यहाँ पे नहीं आएगा। उपकार अपकार। अब है उर्वर। उर्वर क्या होता है, उर्वर होता है जैसे कि जो क्या बोलते हैं, उपजाऊ। उपजाऊ को कहते हैं उर्वर। और यहाँ पे होगा ऊसर, बंजर को कहते हैं ऊसर, उर्वर ऊसर। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें सेम टू सेम है ना, मतलब ये देखो, ये हटा के देखो आप, ये यहाँ से वह जो था ना वह हटा दिया, और ये जो इस वाली मात्रा थी ना इसको यहाँ लगा दी, और यहाँ क्या कर दिया, से लगा दो, ऊसर। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उर्वर ऊसर, उर्वर ऊसर याद रख लो। उर्वर का मतलब उपजाऊ, ऊसर का मतलब बंजर। उदार। उदार जो कि दयालु लोग होते हैं ना, जिनके मन में दया बहुत ज़्यादा होती है, उसे उदार कहते हैं। तो उदार का जो विपरीत अर्थ होगा, विलोम अर्थ होगा, वो क्या, विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा, अनुदार। अनु लिखना है, अनु के बाद में दार, एज इट इज।
अब देखो, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उन्नति अवनति, उपकार अपकार, उर्वर ऊसर, उदार अनुदार। अब है आपका नेक्स्ट ज्ञान। ज्ञान, इसको ज्ञान ना बोल के हमें ज्ञान बोलना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो ग है ना, ये ग और य से नहीं बना, ग प्लस य से नहीं बना। अगर हम इसको ग बोलते हैं मतलब कि, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ग और य से बना हुआ है, जबकि ये ऐसा है ही नहीं, ग य से बना ही नहीं है। ये बना है ज और य से बना है, ज और य से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जय। समझ गए? इसलिए इसको ज्ञान बोलना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं बोलना चाहिए। तो ज्ञान का क्या हो जाएगा, अज्ञान। ठीक है, ए आगे लगाना बस, ए और कुछ ही नहीं है। जागरण, जागरण मतलब कि जागना, और जागने का उल्टा क्या हो जाएगा, नींद लेना, तो निद्रा। द के पैर में ऐसे रहे, निद्रा। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि जो बनावटी हो, जो हम खुद बनाएं। और एक होता है नैसर्गिक, छोटी की मात्रा र यहाँ पे रैफ की मात्रा में, और नैसर्गिक। ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। जो सामने है वो प्रत्यक्ष है, जो पीछे है वो परोक्ष है। ठीक है, परोक्ष, परोक्ष क्षत्रिय वाला, यहाँ से क्ष देख लेना। जड़ का क्या होता है, जो जड़ वो होते हैं जो कि जो हिलते नहीं हैं, और जो चेतन अवस्था में होते हैं, जो जागृत अवस्था में होते हैं, उनको कहते हैं चेतन। जड़ का क्या होगा, चेतन। चतुर, चतुर वो लोग होते हैं जो चालाक होते हैं, और जो चालाक के जस्ट विपरीत हो गए वो क्या होते हैं, मूर्ख। एक होता है घृणा, घृणा को मतलब नफरत भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो अच्छी बात थोड़ी है, तो हमें सबके साथ में प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम, घृणा का उल्टा क्या होता है, प्रेम। एक और देख लो आप लोग, यहाँ पे बता देती हूँ, एक और रह रहा है, स्वाधीन। देखो इसमें है ना, धीन तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है, और यहाँ पे सवा की जगह परा लिख दो, स्वाधीन पराधीन। ठीक है, मात्रा में कुछ भी चेंजेस मत कर देना आप। तो उत्कृष्ट निकृष्ट, उन्नति अवनति, अपकार उपकार, उर्वर ऊसर, स्वाधीन पराधीन, ज्ञान अज्ञान, जागरण निद्रा, कृत्रिम नैसर्गिक, प्रत्यक्ष परोक्ष, जड़ चेतन, चतुर मूर्ख, घृणा प्रेम। तो आज की हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है, और आप लोगों को इसे अच्छे से 2-3 बार देखना है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।